हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसका जो यहाँ पर हम लोग सीरीज चला रहे हैं, जो आपको लास्ट क्लास ली गई थी और उसमें आपको बताया था कि जो रिसर्च प्रोसेस के स्टेप होते हैं वो मैं आप लोगों को करवा रही थी। बट आज उसको स्टेप को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। क्यों? क्योंकि कल से फिर हम लोग कम्युनिकेशन को भी स्टार्ट करने वाले हैं। कल से आज हम लोग जो स्टेप है रिसर्च के उसे कंप्लीट करेंगे, पूरा जानेंगे। लंबी क्लास होने वाली है, यानी आज की क्लास लॉन्ग होने वाली है। तो सब लोग भाई, जिनको नींद आ रही है कोई बात नहीं, सो सकते हो। बट याद रखना, आपका जो एग्जाम है 13 से 22 जून के बीच में है, ठीक है। और टाइम बचा नहीं है बिल्कुल भी। जितनी जल्दी कवर कर लेंगे उतनी जल्दी एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पहले से हमें बताना होगा आपको कि जो हमने पढ़ाया आपको, जैसे कि स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। तो कितने तरीके के यहाँ पे स्टेप होते हैं रिसर्च करने के लिए। तो सबसे पहले क्या आता है, रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम क्या है। कितने स्टेप होते हैं जरा आप लोग साथ साथ बताते जाइएगा। जय माता दी बेटा, राधे राधे आप सभी को। आज हम ये रिसर्च काफी हद तक कंप्लीट कर देंगे, इसलिए कोई भी बीच में छोड़ेगा नहीं और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके आंसर करेंगे। तो स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस, जल्दी से मुझे बताएं कि कितने स्टेप होते हैं रिसर्च के। स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस कई जगह पे 7 है, कई जगह पे 8 है। अनुसंधान प्रक्रिया में जो कदम है वो कौन कौन से हैं? अनुसंधान समस्या का निरूपण, उसके बाद आता है साहित्य समीक्षा करना। ये 2 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। अनुसंधान समस्या का निरूपण, व्यापक साहित्य यानी कि लिटरेचर रिव्यू हम कर चुके थे। क्या बचा है? उद्देश्यों का विकास, नमूना डिजाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रसंस्करण और रिपोर्ट की तैयारी या परिणामों की प्रस्तुति। कई जगह पे 7 है और कई जगह पे 8 है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। जो भी चीजें हैं लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर ही आती है कि रिपोर्ट लेखन हो गया, कई जगह पे आता है रिपोर्ट की तैयारी। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये दोनों ही चीजें दे दी हैं, तो कई जगह ऐसा होता है रिपोर्ट की तैयारी और लास्ट में रिपोर्ट का लेखन या उसकी प्रस्तुति। तो ये 7वां या 8वां पॉइंट इस तरीके से जो है इन्वॉल्व कर देते हैं। जल्दी से मुझे बताएं कि रिसर्च में मैंने आप लोगों को बताया था कितने पी होते हैं। कितने पी होते हैं रिसर्च में? रिसर्च में आप लोगों को बताया था 4 पी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या उनका नाम बता सकते हैं? जो चीज पढ़ाया है उससे भी क्वेश्चन मैं पूछती जाऊंगी और लास्ट में याद रखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है जिन्हें आपको सॉल्व करना है। 4 पी होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? राधे राधे कल्याणी, आंसर करो बेटा, कितने पी होते हैं? 4 पी होते हैं। एक होता है पी फॉर पीपल, एक होता है पी फॉर समस्याएं, ए होता है पी फॉर प्रोग्राम और एक होता है फेनोमेना। 4 पी होते हैं, 4 पी। यानी जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो कहाँ से आती है? सोर्स। स्रोत का क्या मतलब होता है? सोर्स। यानी या तो किसी व्यक्ति के थ्रू आएगी, या किसी कोई जीवन में समस्याएं चल रही हैं, कुछ मुद्दे हैं उनके थ्रू, या मान लीजिए कोई कार्यक्रम है उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, या नियमितता के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए। अधिकांश शोध अध्ययन में कम से कम 2 पीएस के संयोजन पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो फटाफट हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते जाएंगे। सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च इन सोशल साइंस रिवॉल्व अराउंड 4 पी। पीपल, प्रॉब्लम, प्रोग्राम, प्रोग्राम, फिनोमेना। प्रॉब्लम कहाँ से आती है रिसर्च की? यहां से हमें कलेक्शन मिलता है, ठीक है। इसके 2 पहलू होते हैं। क्या कहा है? एटलीस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पी। कौन से हो गया? अध्ययन सामग्री, विषय क्षेत्र। 2 पहलू होते हैं। एक में आते हैं लोग, यानी इन्होंने उन्हीं पी को, जो 4 पी आपको बताया गया था, उन्हीं 4 पी को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक पी में इन्होंने सिर्फ पीपल रखा, ठीक है। और पीपल का मतलब है लोग, किसके लिए? पॉपुलेशन के, अगर हमें मान लीजिए जानकारी चाहिए। विषय क्षेत्र के लिए इन्होंने 3 डाले हैं, समस्याएं, कार्यक्रम, परिघटना। आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो रिसर्च है उसके जो 2 एस्पेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, यानी अध्ययन आबादी में क्या आता है या आपके विषय क्षेत्र में क्या चीज आती है।
स्टडी पॉपुलेशन में क्या आता है? स्टडी पॉपुलेशन में क्या चीज आती है? अगर हमें अध्ययन वो करनी है आबादी की, तो हमें किसको इन्वॉल्व करना है? अगर विषय क्षेत्र की बात करें तो किसको इन्वॉल्व करना है? स्टडी पॉपुलेशन में पीपल, सब्जेक्ट एरिया में प्रॉब्लम, प्रोग्राम और फिनोमेना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, द स्टडी ऑफ अ फिनोमेना इटसेल्फ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। शोध समस्या के चयन पे विचार। जब हमें कोई शोध समस्या का चयन करना होता है तो क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए? जब भी हमें रिसर्च करना है, शोध करना है, तो देखना है कि हमारा उस क्षेत्र में इंटरेस्ट या रुचि है कि नहीं, परिमाण है कि नहीं, यानी कि जो चीजें हैं उसके लिए हम प्रबंध कर सकते हैं कि नहीं, अवधारणाओं का मापन, यानी जो आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, जो कॉन्सेप्ट बनाएंगे, वो क्लियर है कि नहीं, विशेषज्ञता का स्तर है। ऐसा तो नहीं है कि हम जिस कॉन्सेप्ट पे काम करना चाह रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट दूसरा है। हम मान लीजिए हम मास्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के और हमको काम दे दिया हिस्ट्री का, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस फील्ड के आप हो उस फील्ड से रिलेटेड आपको रिसर्च में काम करना है। उसके अलावा प्रासंगिकता, यानी जो काम आप करने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन का आप आंसर करने जा रहे हैं, वो प्रासंगिक है कि नहीं, वैल्यूएबल है कि नहीं, उसके लिए जो डेटा आपको चाहिए वो अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। नैतिक मुद्दे, यानी कि आपको ही पूरी तरीके से चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई नैतिक इशू आ जाए, उस चीज पे ऑलरेडी पहले कोई काम कर चुका हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। इंटरेस्ट हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर हम कोड वाले क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम ऐसे आता है एग्जाम में कि रिसर्च प्रॉब्लम अगर जो है हमारे सामने आती है, तो हमें किन चीजों पर विचार करना चाहिए, किन चीजों को कंसीडर करना चाहिए। और कोड में मान लीजिए पहले नंबर पे इंटरेस्ट हो गया, दूसरे पे मैग्नीट्यूड हो गया, तीसरे पे लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज हो गया, फोर्थ पे हो गया एथिकल इश्यूज। तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब शोध समस्या के निर्माण में कदम। मान लीजिए शोध समस्या, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए हमारे सामने सबसे पहले क्या आनी चाहिए? प्रॉब्लम आनी चाहिए, या हम इसको कह सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए जिसे हमें सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करनी है तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप लेने हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो स्टेप? गुड इवनिंग सुधीर, बताते चलिए। ये समझिए कि अब एग्जाम में टाइम बचा नहीं है, अगले महीने आपका एग्जाम है। ये चीज मैं करवा चुकी हूँ, रिवीजन के तौर पे ये काम हो रहा है। बट यस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे, अभी भी बहुत कॉन्सेप्ट बाकी है। पहला चरण क्या करेंगे? हम देखेंगे कि जो विषय क्षेत्र है वो हमारा है कि नहीं, ब्रॉड है कि नहीं। ऐसा ना हो नैरो क्षेत्र हो या नैरो उस पे काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा व्यापक क्षेत्र को चुनना है। दूसरा, मान लीजिए विस्तृत क्षेत्र को चुना, उसके उप क्षेत्र विभाजित करने। चुने कि आपकी सबसे अधिक रुचि किसमें है। शोध प्रश्न उठाएं, उद्देश्य तैयार करें, अपने उद्देश्यों का आकलन करें कि जिस चीज के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो सही है कि नहीं। और लास्ट का स्टेप होता है डबल चेक। दोबारा से चेक करिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। कहते हैं ना कि सोच समझ के अपना काम करो, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा काम है कि जिसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। कैसा है ये? टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो पता चला हमने स्टार्ट कर लिया काम और आधे टाइम पे जाकर के हमें रियलाइज हुआ कि ये तो वेस्ट ऑफ द टाइम हो गया है काम हमारा। तो हमें टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन इसे वेस्ट ऑफ द टाइम नहीं बनाना है। ठीक है ना? इसमें हमें इंटरेस्ट लेना है, हमें चीजों को समझते हुए पहले से ही प्लानिंग करनी है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें किस तरीके के टूल्स चाहिए, किस तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए, किस तरीके। भाई कोई काम आप कर रहे हो, मान लो प्रीति है, प्रीति कह रही है कि हमें यूजीसी नेट की तैयारी करनी है। उसने अपने जो सब्जेक्ट हैं पेपर 1 पेपर 2 उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया या 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब उसने कहा कि देखते हैं कि जो पेपर 1 है वो तो कॉमन है, लेकिन जो पेपर 2 है वो मेरे इंटरेस्ट का है या नहीं।
ठीक है ना। फिर क्या करेगी, वो बनाएगी, टाइम टेबल बनाएगी, उसमें देखेगी कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, वो PYQ उठाएगी, पहले के क्वेश्चंस को चेक करेगी, यानी कि अपने रिसर्च क्षेत्र को देखेगी कि हाँ हमें पहले कुछ नॉलेज है उसकी कि नहीं है। उसके आधार पर क्या करेगी, वो ऑब्जेक्टिव बनाएगी, टाइम मैनेजमेंट करेगी और फिर उस चीज पे काम करना शुरू करेगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो यही है आपका रिसर्च भी, और डबल चेक करना है जिससे कि कोई गलती की आशंका ना हो, बीच में आप रास्ते से मुड़ नहीं सकते। स्टेप इन फॉर्मुलेशन ऑफ आर रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई अ ब्रॉड फील्ड, dissect the broad area into sub area, select what is the most interest to you, raise research questions. Step 5, formulate objective. Step 6, access your objective. And last step, double check. अगर आप फोकस्ड हो, अगर आपको पता है कि हमें ये काम करना है, तो आपको उसके बारे में जितनी ब्रॉड नॉलेज होगी उतना बेटर रहता है। दूसरा रिसर्च का स्टेप है साहित्य की समीक्षा करना। साहित्य की समीक्षा यानी कि आपको रिव्यू लिटरेचर करना है। लेकिन ये क्यों करने की जरूरत है? रिव्यू लिटरेचर की जो हम बात करते हैं, ये क्यों जरूरी है, जरा जल्दी से बताएंगे। साहित्य की समीक्षा करना क्यों जरूरी है? टेलीग्राम चल नहीं रहा है आपके फोन में, ऐसे कैसे? बाकी सबका चल रहा है कि नहीं? जो क्वेश्चन पूछा आंसर करिए कि हमें साहित्य की समीक्षा करने की, यानी लिटरेचर को रिव्यू करने की। रिव्यू का मतलब क्या है? रिव्यू, दोबारा देखना। रिव्यू का, जैसे रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च का मतलब होता है कि कोई खोज की गई है, उसको दोबारा से करके देखिए कि क्या नई चीज निकल के आती है। ऐसे ही रिव्यू का क्या मतलब होता है कि दोबारा देखना कि हम क्या करना चाह रहे हैं उस पे। साहित्य की समीक्षा करना, जैसे कि हम जो चीज करने जा रहे हैं या जिस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढना चाह रहे हैं, हमें उस बारे में पहले नॉलेज है या नहीं। ज्ञान का विस्तार करता है, हमारा जो रिजल्ट होता है हमारे अकॉर्डिंग आता है। क्योंकि परेशान नहीं हो बेटा सचिन, दोबारा से एक बारी फिर से भेजो रिक्वेस्ट उसमें, अभी मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगी, डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना। अजीत आपका भी नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे? टेलीग्राम एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तब होगा। डाउनलोड करो टेलीग्राम और उसके बाद में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली आ जाएगा। अमित आपके में भी नहीं चल रहा है, ऐसे कैसे भाई? ठीक है। कार्य प्रणाली में सुधार के साथ समस्या की स्पष्टता, ज्ञान के विस्तार के साथ प्रासंगिक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, वेरी गुड। पूर्वानुमान के लिए करमजीत नमस्ते बेटा। नॉलेज का विस्तार, हमको ये मत बताइए कोई भी जो इसमें लिखा है, जो लिखा है वो तो हम जान ही रहे हैं, वो तो आप सभी रीड कर रहे हैं। आपसे मैं आपकी लैंग्वेज पूछ रही हूं कि आपके विचार क्या हैं इसके बारे में, किस लिए हमें लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए। तो आपको पीएचडी करने जा रहे हो, अब एनटीए का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, वो क्या करते हैं कि वो कहता है ठीक है आपको हम सिलेबस दे रहे हैं, आप सिलेबस को पढ़ लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पीवाईक्यूज देख लीजिए। बट एक्चुअली में वो क्या करता है, वो आपकी डीप नॉलेज को चेक करता है। वो ये नहीं कहता है कि आप हमारी लैंग्वेज में आंसर करिए, वो कहता है कि हम बीच से कहीं भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको बताना होगा कि हाँ भाई आपको नॉलेज है या नहीं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि रिव्यू लिटरेचर जो है, हमने स्टेप नहीं पूछा, अब हमने डायरेक्टली पूछा कि रिव्यू लिटरेचर है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है कि नहीं। एक स्टेटमेंट में हमने पूछ लिया, और दूसरा स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा मैंने स्टेटमेंट दे दिया कि ये एक रिवॉर्डिंग प्रोसेस है, यानी कि ये समय लेता है लेकिन यस ये पुरस्कृत भी करता है। दो स्टेटमेंट आप लोगों के सामने। संगीता तुम्हारा भी ज्वाइन नहीं हो रहा, चलो मैं चेक करती हूँ बेटा, समझ में आ रही है? ये दो स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट मैंने आपसे कहा कि जो रिव्यू लिटरेचर है यानी साहित्य की समीक्षा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि
आपको समय लगता है उसको पढ़ने में, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप अगर ये कर लेते हो तो उसका पुरस्कार भी आपको मिलता है। देखते तरीका पता चल जाता है और पता चल जाता है कि हाँ, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, डॉन्टिंग भी है, फ्रस्ट्रेटिंग भी है और रिवॉर्डिंग भी है। क्लैरिटी लाती है, फोकस कर सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम में, इंप्रूव मैथोलॉजी, ब्रॉड एंड नॉलेज यानी अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाती है, और कंटेक्चुअलाइज फाइंडिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पष्टता, ये सारी चीजें तो मैंने आप लोगों को बताई दी थी, तो उसको ज्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं है, पहले का वीडियो देखा है तो समझ जाओगे। साहित्य की समीक्षा करने की प्रक्रिया, अब इसका स्टेप जो आ गया, अपने अध्ययन के क्षेत्र में मौजूदा साहित्य की खोज करें, चयनित साहित्य की समीक्षा, एक सैद्धांतिक ढांचा विकसित करना, एक वैचारिक ढांचा विकसित करना। आपसे कह सकते हैं कि रिव्यू लिटरेचर में एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की जरूरत होती है, फिर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इसमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। यूजीसी नेट का फॉर्म बेटा कभी भी किसी भी समय आ सकता है, क्योंकि 13 से 22 जून की डेट दी गई है, तो कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अब आप लोगों की थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट करूंगी, तो आई रिक्वेस्ट कोई भी क्लास मिस मत करना, वरना बाद में मत कहना कि मैम मेरी ये क्लास रह गई या वो क्लास रह गई, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये दोनों ही आता है किसमें, रिव्यू लिटरेचर में। तीसरा हमें जो पढ़ना था वो है यहां से, क्योंकि पहले के दो स्टेप मैंने बताए थे, बट अब तीसरा जो स्टेप है, वो तीसरा स्टेप कौन सा है, उद्देश्यों का निरूपण करना। अब हमने देख लिया प्रॉब्लम क्या है, अब हमने देख लिया कि भाई हमें उसका जो रिव्यू है, लिटरेचर हमने कर लिया, साहित्य का देख लिया, साहित्य का रिव्यू करने का क्या मतलब है, हमने देख लिया कि हमें वो जो चीज पे हम काम करने जा रहे हैं उसकी पहले हमें कुछ नॉलेज थोड़ी बहुत है या नहीं है, ठीक है। उद्देश्य वे लक्ष्य हैं जिन्हें आप अध्ययन में प्राप्त करने के लिए निर्धारित करते हैं। वे एक पाठक को सूचित करते हैं कि आप अध्ययन के माध्यम से क्या हासिल करना चाहते हैं। उद्देश्यों को दो शीर्षकों में सूचीबद्ध किया गया, मुख्य उद्देश्य और उप उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन के जोर का समग्र विवरण है, मुख्य संघों और संबंधों का भी विवरण है जिन्हें आप खोजना या स्थापित करना चाहते हैं। यानी मेन उद्देश्य, यानी जो मेन आपका काम है वो क्या करना है। दूसरा जो उप उद्देश्य है, जिसे हम सब ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, जिसमें आप अपने अध्ययन के मुख्य ढांचे के भीतर भीतर जांच करते हैं। इन्हें संख्यात्मक रूप से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, शब्दों को स्पष्ट रखना है, प्रत्येक उद्देश्य में अध्ययन का केवल एक पहलू ही शामिल होना चाहिए। उद्देश्यों को लिखते समय क्रिया उन्मुख शब्दों या क्रियाओं का प्रयोग करें। मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस से रिलेटेड ये टॉपिक आपका। मेन ऑब्जेक्टिव यानी जिस पे आप काम कर रहे हैं, सब ऑब्जेक्टिव यानी इन्वेस्टिगेट करना कि जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। ये दो ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं आपके फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद आता है चर की पहचान करना, वेरिएबल्स की बात करते हैं हम। वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स क्या चीज होते हैं। सुरेश आपका भी ज्वाइन नहीं हो रहा, मैं अभी आप लोगों को टेलीग्राम लिंक शेयर करती हूँ, डोंट वरी। थोड़ा सा अभी आप लोग ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन चला जाएगा फिर अपने को किसी को समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो अभी थोड़ा फ्लो में जाने दो, उसके बाद फिर मैं लास्ट में आपके सबके क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ूंगी और सॉल्यूशन दूंगी, ठीक है। चर की पहचान करना, ठीक है। अब हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली, हमने रिव्यू लिटरेचर भी कर लिया, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए जिसपे हमें काम करना है। एक शोध अध्ययन में महत्वपूर्ण है कि उपयोग की जाने वाली अवधारणाओं को मापन योग्य शब्दों में परिचालित किया जाना चाहिए, ताकि उत्तरदाताओं की समझ में भिन्नता की सीमा समाप्त न होने पर कम हो जाए। आपके शोध समस्या को फाइन ट्यूनिंग करने में उनका ज्ञान महत्वपूर्ण है, किसका, वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, मान लीजिए अगर हम बात करें जेट एयरवेज की, तो गुणवत्तापूर्ण केबिन सेवा का एक आदर्श उदाहरण है। इस रेस्टोरेंट में खाना भी है, मध्यम वर्ग के लिए ये फेमस हो रहा है, क्या, जेट एयरवेज, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स, इसको सब लोग पढ़ लेना।
वेरिएबल्स को मतलब जिस चीज पे हमें काम करना है उसके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, पहली तो वेरिएबल, दूसरा है कॉन्सेप्ट। वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? एक छवि, धारणा या अवधारणा जिसे मापा जा सकता है, इसलिए विभिन्न मूल्यों को ग्रहण करने में सक्षम एक चर कहा जाता है। वेरिएबल्स के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अवधारणा क्या चीज होती है? अवधारणा क्या चीज होती है? जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। ये हो गए हमारे वेरिएबल्स, ये हो गई हमारी अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट। संगीता बेटा, जो भी क्लासेस हुई हैं उन सब की पीडीएफ आप सबको मिलेगी, ठीक है, जितनी भी है। कुछ मैंने अपडेट कर दी है। ये वाली क्लास अभी अगर आपने लास्ट क्लास नहीं भी देखी है तो आज में मैंने कवर कर दी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को लिंक दूंगी, डोंट वरी, अभी सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा आप लोगों को इन चीजों में कुछ भी सोचने की जरूरत पड़ेगी। अवधारणा मानसिक छवियां या धारणाएं, यानी हमने किसी चीज के लिए पहले ही कोई धारणा बना ली। हमने धारणा बनाई कि दीपशिखा इस बारी अच्छे नंबर लाएगी। हमें लगा नेट क्वालिफाई करेगी, लेकिन दीपशिखा ने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। तो क्या है? हमारी धारणा है, अवधारणा, कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। अवधारणा और चर यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी होता है। अवधारणा को क्या हम मेजर कर सकते हैं? एक आपके सामने है वेरिएबल यानी कि चर, एक है आपका अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट। आप मुझे बताएं जल्दी से, इनमें से किसको मेजर किया जा सकता है या मापा जा सकता है? इन दोनों में से किसको मापा जा सकता है? आंकड़े कह सकते हैं या चर कह सकते हैं, बिल्कुल। उसको आप डेटा भी कह सकते हो, वेरिएबल्स भी कह सकते हो। वेरिएबल और कॉन्सेप्ट में किसको मापा जा सकता है? वेरिएबल्स को मापा जा सकता है। किसको मापा जा सकता है? वेरिएबल्स को मापा जा सकता है। जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल की, एक्सपेरिमेंट रिसर्च की बात करते हैं जब, तो हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स के बीच ही में तो क्या देखते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। इन्हीं के बीच में तो हमारा पूरा का पूरा जो अनुसंधान है, जो पूरा का पूरा परिकल्पना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, किसके बीच होती है? वेरिएबल्स के बीच में होती है। थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान से देखिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इन दोनों का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए। अवधारणा को मापा नहीं जा सकता, एक चर को माप के कच्चे, परिष्कृत या व्यक्तिपरक उद्देश्य इकाइयों द्वारा माप के अधीन किया जा सकता है, इसलिए अवधारणा को चरों में परिवर्तित करना महत्वपूर्ण होता है। किसको? अवधारणा को चरों में परिवर्तित करना महत्वपूर्ण होता है। वेरिएबल्स को माप के कच्चे, परिष्कृत, व्यक्तिपरक उद्देश्यों द्वारा माप के अधीन किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट को नहीं माप सकते। मेरे मन में अगर कोई विचार चल रहा है तो हम उस विचार को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अवधारणा व्यक्तिपरक होती है, यानी अगर मैंने कोई पर्टिकुलर कोई चीज सोच ली, अलग अलग लोगों के बीच इसकी समझ के संबंध में कोई भी एक रूपता नहीं होती है। हो सकता है मैं कुछ और सोच रही हूँ, ओनली यूपीएससी हो सकता है कुछ और सोच रहा हूं, ठीक है। इसे मापा नहीं जा सकता। किसे? कॉन्सेप्ट को या अवधारणा को। इसमें क्या क्या चीजें आती है? एग्जाम्पल ऑफ अवधारणा अगर आपसे पूछा जाए, चर क्या है? मापने योग्य सटीकता की डिग्री स्केल से, स्केल और वेरिएबल से वेरिएबल में भिन्न होती है। उदाहरण के लिए रवैया व्यक्तिपरक और आय क्या होती है? उद्देश्य। इसके एग्जाम्पल या इसके एग्जाम्पल स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं कि संतुष्टि एक वेरिएबल है कि नहीं। अनु बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम हो गई? अभी एक्चुअली मैं जल्दी से आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, इस वजह से। एमपी सेट मेरी लाइफ का लास्ट चांस है, कैसे करूं उसको रीड? बेटा, जो भी सेट एग्जाम है, जितने भी एग्जाम सेट एग्जाम होते हैं, उनका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है। अगर आप चाहते हो कि सेट एग्जाम क्वालिफाई करना, तो पेपर 1 जो है उसको जितना हो सके अच्छे से तैयारी करो। मैंने बुक डाली हुई है वाईसीटी की, पीवाईक्यू उठा लो यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा जो थ्योरी क्लासेस मैं कर रही हूँ इसको देखते रहो।
पेपर 2 क्या करना है, पेपर 2 तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, बट यस इसके भी आपका जो भी सब्जेक्ट हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हो, तो वहां से जो भी नोट्स वगैरह मिल जाए, जो पीडीएफ मिल जाए उसको पढ़ो। बट यस जो भी आपको काम करना है सिलेबस आपको देख के करना है, तभी हो पाएगा। अगर आपसे पूछूं कि सेटिस्फेक्शन किस में आता है, सेटिस्फेक्शन किस में आता है, वेरिएबल्स में कि कॉन्सेप्ट में? इफेक्ट, फीलिंग, रिएक्शन, रानी किस में आता है? इफेक्ट, फीलिंग, रिएक्शन आता है कॉन्सेप्ट में। राजस्थान सेट का भी होना तो था एग्जाम, अभी चेक करना पड़ेगा, बोला गया था, पता नहीं हो गया हो, पता नहीं, आई थिंक मैंने देखा नहीं अभी, बताती हूँ फिर उसके लिए मैं, ठीक है। शुभम आंसर करो बेटा। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी पुरुष या महिला के जेंडर के बारे में या किसी का ओपिनियन क्या है, तो वो किस में आएगा? वेरिएबल्स में आएगा। इन दोनों का डिफरेंस स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसे ये आयु है, क्या इसको आप माप सकते हो? बिल्कुल माप सकते हैं कि आप 20 साल के हैं कि आप 40 साल के हैं। आय मान लीजिए 2 लाख रुपए है, या हमारी आय जो है 10 लाख रुपए है, मापा जा सकता है ना, नंबर में माप लिया ना हमने, उसको मेजर कर लिया। एक तरीके से इसे आप कह सकते हो क्वालिटेटिव, गुणात्मक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर ये समझ में आ गया। इसे कह सकते हो क्वांटिटेटिव, जिसे हम मात्रात्मक कहते हैं, यानी मात्रा में मापा जा सके। एक तरीके से कॉन्सेप्ट और वेरिएबल इन्हीं के ही उदाहरण हैं। प्रभाव, उत्कृष्ट, उच्च उपलब्धि, आत्मसम्मान, समृद्धि, घरेलू हिंसा, शराब की खपत का विस्तार, पैटर्न किस में आएगा? आपके कॉन्सेप्ट में आएगा। भाई कितनी शराब पी है इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। आयु, आय, वजन, कितना वजन है, 50 है कि 100 है, ऊंचाई कितनी है, धर्म कौन सा है, कैथोलिक है, उसमें कितने हैं, प्रोटेस्टेंट है या यहूदी है, मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको अगर ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट और वेरिएबल के बारे में, तो आपको चीजें समझनी आसान होगी। वेरिएबल एंड इमेज, परसेप्शन और कॉन्सेप्ट कैन बी मेजर्ड। कॉन्सेप्ट और मेंटल इमेज, क्या है ये? मेंटल इमेज और परसेप्शन, देयर मीनिंग वेरीज मार्केडली फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि अलग अलग लोगों में अलग अलग सोच। इसको आप लोग इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए, सब्जेक्टिव इंप्रेशन होता है। इसमें मेजरेबल थ्रू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन, वेरीज फ्रॉम स्केल टू स्केल, फ्रॉम वेरिएबल टू वेरिएबल, नो यूनिफॉर्मिटी एज टू इट्स अंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट पीपल, एज सच कैन नॉट बी मेजर्ड। इसमें क्या आता है? इफेक्टिवनेस, सेटिस्फेक्शन, इम्पैक्ट, एक्सीलेंट, हाई अचीवर, सेल्फ एस्टीम, रिच, यानी अमीर है, कितना अमीर है हम उसको क्या नहीं कर सकते, नहीं पता, बता सकते हैं वो अमीर है लेकिन हमें फिगर में नहीं वैसे बता पाएंगे, उसको कह सकते हैं धनी है, लेकिन कितने क्या है। अब आपके सामने एक चीज है NOIR, कोई इस NOIR का फुल फॉर्म बताएगा? अभी ये जो चीज है, अगर आज आपने पीडीएफ पढ़ ली ना, आप ये समझ लो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से आपके आएंगे। तराजू का मापन, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। भाई हाइपोथेसिस में डेटा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? थर्ड वाला हमारा जो स्टेप है वो क्या कहता है? उद्देश्य का निरूपण, यानी अब हमें उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या करना है? हाइपोथेसिस बनानी है, हमें उसके आगे काम करना है। तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा डेटा। अब ये डेटा कितने प्रकार का होता है भाई, ये कौन बताएगा? कितने प्रकार का होता है डेटा? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। वेरी गुड जॉब काजल, काजल ने बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर किया है। NOIR का फुल फॉर्म, वेरी गुड ज्योति भारती, क्या होगा? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। यहां से क्वेश्चन आता है, इस बार भी 2023 के क्वेश्चन पेपर में आपका यहां से क्वेश्चन आया था मैचिंग में। 4 तरीके के डेटा हैं सोशल रिसर्च के लिए। अगर हम बात करें, इनका एक्रोनिम है NOIR, याद रखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल, R फॉर रेशियो।
याद रख लेंगे, जैसे हम लोग उसका रखते हैं ना याद, एक्शन रिसर्च का कि कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं, जैसे उसके हमने बना लिया ना एक्रोनिम, वैसे ही आप डेटा का भी बना लीजिए। नाम मात्र यानी नॉमिनल, एक नाम मात्र का पैमाना सामान्य साझा संपत्ति विशेषता के आधार पर उप समूहों में व्यक्तियों, वस्तुओं या प्रतिक्रियाओं के वर्गीकरण को सक्षम बनाता है। भिन्नता की सीमा के आधार पर नाम मात्र के पैमाने पर मापे गए चर में एक, दो या अधिक उप श्रेणियां हो सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जल या वृक्ष का केवल एक उप समूह है, जबकि चर लिंग दो उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पुरुष और महिला। होटल को भी उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिस क्रम में उप समूहों को सूचीबद्ध किया गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उप समूहों के बीच कोई भी संबंध नहीं है। नाम मात्र की वस्तुएं आमतौर पर श्रेणीबद्ध होती हैं, जिसमें कि वे एक निश्चित श्रेणी से संबंधित होती हैं। नाम मात्र या श्रेणीबद्ध, यहां पर हम उनको कैटेगरी में डाल देते हैं। क्या करते हैं, हम कैटेगरी में डाल देते हैं। मान लीजिए जल है, अब हमें पता है इसकी क्या कैटेगरी होगी, ये एक उप समूह तो हो सकता है, जल हो गया, वृक्ष हो गया, लेकिन इसकी हम कोई कैटेगरी नहीं बना सकते भाई। दो जल तो है नहीं है कि दो तीन ग्रुप बना दिए, वृक्ष भी चलो इस तरीके से बना दिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं जेंडर की, तो इनके हम दो ग्रुप बना सकते हैं, श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कह सकते हैं मेल, एक हम कह सकते हैं फीमेल। भाई जितने भी वृक्ष है वो तो सब जाएंगे वृक्ष में ही ना। तो नाम मात्र यानी कि एक तरीके से श्रेणीबद्ध करना आपका नॉमिनल या कैटेगोरिकल, यानी नॉमिनल या कैटेगरी, किसी की जब कैटेगरी बना दी जाए, क्या कर दी जाए, कैटेगरी बना दी जाए। नॉमिनल स्केल इनेबल द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स इनटू सब ग्रुप बेस्ड ऑन अ कॉमन शेयर प्रॉपर्टी और कैरेक्टर्स, यानी कॉमन शेयर। मान लीजिए ट्री है, तो हमें पता है कि ट्री है, इसको हमने एक उसमें डाल दिया, इसकी हमने अब इसके ट्री के कितने क्या बनेंगे सब ग्रुप। लेकिन वही जो हम जेंडर की बात करें, इसके हम बना सकते हैं ग्रुप, भाई एक हो गया जेंडर, हो गया एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल, एक हो गया ट्रांसजेंडर, है ना। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर जब हम उसको बनाएंगे। इसका पीडीएफ नहीं दूंगी मनीषा, नहीं दूंगी मैं आज तुम लोगों को, ये जो इतना इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ना, नहीं दूंगी मैं। साधारण या रैंकिंग स्केल, दूसरा आपका पॉइंट है जो हमारे सामने आया था, एन ओ, ये ओ है। ऑर्डिनल या रैंकिंग स्केल सामान्य विशेषताओं के आधार पर व्यक्तियों, वस्तुओं, प्रतिक्रियाओं या संपत्ति को उप समूहों में वर्गीकृत करने के अलावा यह एक निश्चित क्रम में उप समूहों को भी रैंक कर देता है। क्या करता है, रैंक, इसके कीवर्ड में ही रैंक है। उन्हें या तो आरोही या अवरोही क्रम में उस सीमा के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है जो एक उप श्रेणी में चर में भिन्नता के परिमाण को दर्शाती है। जैसे कि आय को मात्रात्मक रूप से रुपए या पैसे में कैटेगरी बनाई जा सकती है कि कितने रुपए, 10 रुपए हैं, 15 पैसे या 50 पैसे। गुणात्मक रूप में एवरेज से ऊपर या एवरेज से नीचे। इन उप श्रेणियों के बीच दूरी समान नहीं है, क्योंकि माप की कोई मात्रात्मक इकाई नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात करें या दृष्टिकोण, ये वैसे चर हैं जिन्हें क्रम सूचक पैमाने पर मापा जा सकता है। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। ऑर्डिनल या रैंक, यानी किसी को आपने रैंक दे दी, किसी को आपने रैंक दे दी। बिसाइड कैटेगराइजिंग individual object response property into subgroup on the basis of common characteristics, it rank the subgroup in a certain order, यानी आपने रैंक बना दी। जैसे अगर हम बात करें कि इनकम को अगर हमें मेजर करना है तो किस में मेजर करेंगे, रुपीस या पैसे में, क्वांटिटेटिवली यानी मात्रात्मक रूप में। लेकिन अगर हमें इसे गुणात्मक रूप में करना होगा तो हम क्योंकि मेजर नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको कह सकते हैं कि या तो हमारी इनकम अबव एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है या एवरेज है। यहां तक समझ में आया। पहले में क्या हो गया, नाम मात्र नॉमिनल हो गया, कैटेगरी हो गई, कैटेगरी के आधार पे। दूसरा हो गया हमारा ऑर्डिनल, यानी आपका क्रम सूचक या रैंकिंग के आधार पे। ऑर्डिनल क्या होता है, साधारण या रैंकिंग स्केल या क्रम। उसके बाद आता है अंतराल स्केल। अंतराल पैमाने में क्रम सूचक पैमाने की सभी विशेषताएं होती हैं। किसमें, क्रम सूचक पैमाने की, यानी
ऑर्डिनल की सारी विशेषताएं होती हैं, या रैंकिंग की तो वो हो गया रेशियो यानी सॉरी इंटरवल स्केल हो गया। इसके अलावा मनमाने ढंग से प्रारंभ और समाप्ति बिंदुओं के साथ माप की इकाई का उपयोग करता है, जैसे 0.6 से 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। 0 से 100 बीच में क्या दिखाता है? गैप दिखाता है, इंटरवल दिखाता है, अंतराल दिखाता है ना। 30 से 40, 31 से 40, हमारा टेम्परेचर चल रहा था 27 डिग्री, अब पहुंच गया मान लो 35 डिग्री। तो एक बीच का जो गैप है यानी वो अंतराल को दिखाता है, वो क्या कहलाता है? अंतराल स्केल कहलाता है। इसमें क्या होती है? क्रम सूचक पैमाने की सभी विशेषताएं होती हैं। देख सकते हैं किसमें आपसे एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैं आपसे कहती हूं ना कि ये पूछा जा सकता है, उसको प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। जैसे एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरवल स्केल में ऑर्डिनल स्केल की विशेषताएं होती हैं कि नहीं, तो आपको होना चाहिए यस होती हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है एक तरफ लिखा हो सारे स्केल लिखे गए हों और एक तरफ लिखा गया हो उनके एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं कि अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस है तो पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए वो इंटरवल है, बीच का गैप याद रखिएगा। फिर आता है अनुपात पैमाना। ये वाला आपके PYQ क्वेश्चन में ये इतना इंपॉर्टेंट है कि PYQ क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन 4 से 5 बार ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है। अनुपात पैमाना इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इसमें इस अनुपात पैमाने में नाम मात्र यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल और आपका इंटरवल, ये तीनों की ही प्रॉपर्टी को अपने अंदर समा लेता है। इसमें सभी गुण होते हैं। आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि किसके अंतर्गत जो है आपके सभी, जैसे तीनों डेटा और हैं जो नाम मात्र है, जो क्रम सूचक है, जो अंतराल है, तीनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो वो हो गया अनुपात पैमाना। इसकी अपनी संपत्ति होती है। अनुपात पैमाने का शून्य बिंदु निश्चित होता है। फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसका अर्थ है कि इसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु है। चूंकि अंतराल के बीच का अंतर हमेशा शून्य बिंदु से मापा जाता है, इस पैमाने का उपयोग गणितीय कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे आय, आयु, ऊंचाई, वजन जैसे चरों का मापन इस पैमाने के उदाहरण हैं। एक व्यक्ति जिसकी आयु है 40 वर्ष, उसकी आयु 20 वर्ष की व्यक्ति की कितनी है? दुगना है। मान लीजिए एक तरफ लिखा होता है अनुपात क्या होता है, एक तरफ 20 लिखा है, एक तरफ 40 लिखा है, और आपसे कहा गया बताइए ये एक मान लीजिए मेल है, ये फीमेल है, तो पूछा जाएगा जो फीमेल की आयु है कि अनुपात में कितनी ज्यादा है, अनुपात में या रेशियो में कितनी ज्यादा है, देन आप क्या बता देंगे कि दुगनी ज्यादा है, 2 टाइम्स दुगनी ज्यादा है। तो अनुपात में किस किस की प्रॉपर्टी आती है? नॉमिनल की आती है, ऑर्डिनल आता है, इंटरवल स्केल आता है। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है आपके सामने। आप तीनों प्रॉपर्टीज, ये जो आपके स्केल की है ये किस में आती है? ये आपके रेशियो में आती है। आपके अभी जो आपने उससे पहले पढ़ा ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में क्या आती है? रेशियो में, इंटरवल में क्या आता है? उसके अलावा नॉमिनल में क्या आता है? अच्छा एक चीज और बताइए, जो ये ऑर्डिनल है इसकी प्रॉपर्टी किस किस में आती है? इसकी प्रॉपर्टी किस किस में आती है? भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो सब लोग वीडियो को एक लाइक तो कर दो। जिसको भी पसंद आ रहा हो कि नहीं भाई अच्छी चीज है, अच्छी चीज बताई जा रही है, जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर देना। रेशियो में सारी चीजें आ जाती हैं, सभी की प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर हम बात करें इंटरवल की, तो इंटरवल में ऑर्डिनल की आ जाती है ना। ध्यान से देख लो, अभी लास्ट में क्वेश्चन होंगे, फिर बाद में मत पूछियो। पैरामेट्रिक, गैर पैरामेट्रिक हमेशा क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? वो लोग जरा हैंड्स अप करें जिनको पैरामेट्रिक और ये जो नॉन पैरामेट्रिक है इनके बारे में सारी जानकारी है। किसको जानकारी है, किसको नहीं है, जल्दी से बताइए जरा।
पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। जल्दी से बताइए, पैरामेट्रिक क्या है, नॉन पैरामेट्रिक क्या है? ऑर्डिनल में क्या होता है, नॉमिनल में क्या होता है, किसमें किसकी प्रॉपर्टी पाई जाती है? थोड़ा सर्च भी कर लेना इसको डीपली। थैंक यू मनीषा। ठीक है, पैरामेट्रिक बनाम गैर पैरामेट्रिक। अंतराल जिसे हम इंटरवल कहते हैं, रेशियो एक पैरामेट्रिक है। स्टेटमेंट नंबर 1, देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन उसी तरीके से तैयार करा रही हूँ जो क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, आपके एमसीक्यूज आते हैं, कोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, जहां पे आपसे पूछा जाए कि जो इंटरवल और रेशियो है ये पैरामेट्रिक है या नहीं। तो यस ये हैं, इसमें पैरामेट्रिक टूल के साथ उपयोग किए जाते हैं, जिसमें वितरण पूर्वानुमेय होता है, यानी अक्सर सामान्य होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है। उसके अलावा नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा नॉन पैरामेट्रिक है कि नहीं? यस। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। डू नॉट एज्यूम एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, they are used with non-parametric tool as the histogram। हिस्टोग्राम क्या चीज है? नॉन पैरामेट्रिक टूल है। यहां से आपका क्वेश्चन आता है जिसमें जनरलाइजेशन किया जाए वो पैरामेट्रिक हो गया। अक्सर क्या होता है, सामान्य होते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपके। पैरामेट्रिक में क्या आएगा? इंटरवल, रेशियो। नॉन पैरामेट्रिक में क्या आएगा? नॉमिनल और ऑर्डिनल। सिर्फ इतना ही पढ़ा जाता है क्या इसके बारे में? बिल्कुल भी नहीं, आपको पता होना चाहिए। यहां से आपका क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जल्दी से एक वीडियो को लाइक करो अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगा। ध्यान से देखिए, आपको किसी भी बुक में ये इतना डेटा, इतना हाईलाइट की हुई चीजें नहीं मिलने वाली। हिस्टोग्राम नॉन पैरामेट्रिक। आपसे अभी पूछा गया क्वेश्चन था कि आपका जो अनोवा टेस्ट है वो पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है, या आपसे यहां से भी क्वेश्चन आता है कि बताइए, स्टेटमेंट में पूछा गया क्वेश्चन कि भाई इनमें से कौन से पैरामेट्रिक टेस्ट है, कौन से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, कैसे बताएंगे? अब ध्यान से देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट जिसमें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या हो गया हमारा? पैरामेट्रिक हो गया। जनरलाइजेशन होता है। कौन कौन से टेस्ट आते हैं उसके अंतर्गत? इंडिपेंडेंट सैंपल, स्वतंत्र हो गए टी टेस्ट, पेयर्ड हो गया यानी दो, जहां पे दो सैंपल्स हो गए तो वो भी सैंपल टी टेस्ट, एक हो गया वन वे अनोवा, एक हो गया वन वे रिपीटेड मेजर अनोवा। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में वैन विटनी टेस्ट आता है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट आता है, क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट आता है और फ्राइडमैन अनोवा टेस्ट आता है। अब ये देखिए, दो अनोवा यहाँ पर भी है, एक अनोवा यहाँ है, तो ये फ्रीडमैन का अनोवा है, ये वन वे अनोवा है, वन वे रिपीटेड मेजर अनोवा है। अनोवा टेस्ट होता है बेटा ये, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी कि ये कौन कौन से टेस्ट होते हैं। अभी थोड़ा सा इसको समझ लो, अभी वो भी समझाऊंगी, अदरवाइज अभी जितना बाकी की चीजें हैं ना वो जाओगे भूल। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक में याद रखिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, जिसे आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। निरंतर और असतत चर। निरंतर चर यानी सतत चर जैसे भिन्नों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि तापमान। सतत चर असीम रूप से ठीक उपविभाजन की अनुमति देते हैं यदि आप पर्याप्त रूप से सटीक माप कर सकते हैं, आप दो वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं और अंतर निर्धारित करते हैं। सतत चर आपको पता है कि हमारा भाई टेम्परेचर इतने से इतने रह सकता है मई के महीने में, या हमें पता है दिसंबर में इतने से इतना रह सकता है, यानी आपको अंदाजा हो जाता है।
असत चर क्या होता है, निश्चित मानों के एक समूह में मापा जाता है, जैसे कि उम्र वर्षों में, माइक्रो सेकंड में नहीं, उम्र वर्षों में। ये आमतौर पर मनमाने पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि आपकी खुशी के स्तर को भी स्कोर करना। हालांकि ऐसे पैमाने भी निरंतर हो सकते हैं। असतत चर, अनोवा मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू मोर देन पॉपुलेशन, मीन के बीच में। अभी रुको, अभी वो भी शायद आई थिंक हमने डाला था इसमें, देखते हैं कि नहीं। कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यू जो चर होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल, वो भी आपको बता दिया जिसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है। अब आता है परिकल्पना निर्माण। हाइपोथेसिस, ये क्या होता है? हाइपोथेसिस को हम क्या कह सकते हैं? टेंटेटिव स्टेटमेंट। क्या कह सकते हैं? टेंटेटिव स्टेटमेंट, यानी कि अनंतिम कथन। याद रखिए, ये वाला हमेशा क्वेश्चन आता है कि परिकल्पना को हम और क्या कह सकते हैं। ठीक है, एक शोधकर्ता के रूप में आप किसी घटना के बारे में नहीं जानते, उनके बारे में आप क्या करते हैं? अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि वो सही है या नहीं। वो सही हो सकती है, आंशिक रूप से सही हो सकती है, या वो गलत हो सकती है। इन तीनों में वो कुछ भी हो सकती है। परिकल्पना, ठीक है। इसमें भी आपकी औपचारिक परिकल्पना होती है, आपकी कंस्ट्रक्टिंग हाइपोथेसिस। द वेरिफिकेशन प्रोसेस कैन है वन ऑफ थ्री आउटकम्स। आउटकम्स को इन्होंने यहाँ पे कुबड़ लिख दिया है, हिंदी गलत कर दी है, तो उसको सही कर देना जरा। अज्यूम्शन, अजम्पशन यानी हमने गेस लगाना है आगे के लिए, हाइपोथेसिस उसको कह सकते हैं। Hypothesis is an intelligent guess, hunch, assumption, suspicion, assertion, or an idea about a phenomena, relationship, or a situation, the reality or truth of which you do not know. आप जिसके बारे में नहीं जानते हो, उसके बारे में आपने धारणा बनाना कि ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा। यू कैन कंडक्ट अ वैलिड इन्वेस्टिगेशन विदाउट कंस्ट्रक्टिंग फॉर्मल हाइपोथेसिस। क्या आप एक वैलिड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मल हाइपोथेसिस को बनाए हुए? कर सकते हैं। इसके कार्य क्या हैं? परिकल्पना बनाने के कार्य क्या हैं? फोकस के साथ अध्ययन प्रदान करना। आपको परिकल्पना बताती है कि कौन सा डेटा कलेक्शन करना है, फोकस कैसे करना है, उसके लिए हमें कौन से सिद्धांत को लगाने की जरूरत है, किस तरीके से हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आगे बढ़ना है। फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस भी आपसे क्वेश्चन में कोडिंग में पूछा जा सकता है। द फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस प्रोवाइड अ स्टडी विद फोकस। Hypothesis tells you what data to collect and what not to collect. As it provides a focus, the construction of a hypothesis enhance objectivity in a study. A hypothesis may enable you to add the formulation of a theory. It allows you to conclude what is true or what is false accurately. कितने प्रकार की होती है परिकल्पना? हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है? एक होती है शून्य परिकल्पना, एक होती है ऑल्टरनेट परिकल्पना। इन दोनों में किसके थ्रू अगर हम बात करें कि जो हमारा रिसर्च होता है वो स्टार्ट किया जाता है, या एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं, किसके थ्रू स्टार्ट करते हैं? शून्य परिकल्पना या वैकल्पिक परिकल्पना के द्वारा? दो प्रकार की, अशक्त और वैकल्पिक। अशक्त एक प्रकार की परिकल्पना जिसका उपयोग आंकड़ों में किया जाता है, जो प्रस्तावित करता है कि दिए गए अवलोकनों के एक सेट में कोई सांख्यिकीय महत्व मौजूद नहीं है। अशक्त परिकल्पना यह दिखाने का प्रयास करती है कि चरों के बीच कोई भिन्नता नहीं है, या ये है कि चर अपने माध्य से भिन्न नहीं है। इसे तब तक सत्य माना जाता है जब तक कि सांख्यिकीय साक्ष्य वैकल्पिक परिकल्पना के लिए इसे नकार ना दे। जब तक इसे रिजेक्ट ना कर दे तब तक इसको सही माना जाता है। और वैकल्पिक क्या चीज होती है? जब आपको लगे वैकल्पिक परिकल्पना शून्य का ही, केवल शून्य का ही एक प्रकार है। यदि आपका जो, अगर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त परिवर्तन है या नहीं। मान लीजिए अगर आपने शून्य परि नल हाइपोथेसिस से आप रिसर्च स्टार्ट करते हो, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हो, अगर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो तो आप ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट करते हो। अगर आप ऑल्टरनेट एक्सेप्ट नहीं करते, इट मीन्स आप नल हाइपोथेसिस के साथ ही आगे जाते हो।
तो ये दो प्रकार की आपकी हाइपोथेसिस होती हैं, दो प्रकार की हाइपोथेसिस होती हैं, जीरो हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो हाइपोथेसिस होती है, एक होती है अल्फा, एरर होती है इनमें, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा। तो आप मुझे बता सकते हैं इन ये अल्फा बीटा क्या चीज है? कौन बताएगा अल्फा बीटा के बारे में? जरा वो लोग अपने अपने हैंड्स अप करेंगे जिनको लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, जिनको लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है और ये मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ करने के लिए। सुप्रिया क्या समझ नहीं आया? हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। हम दो तरीके की परिकल्पना बना सकते हैं, एक होती है नल हाइपोथेसिस जिसके बारे में हम कुछ ज्यादा सोचते नहीं है, नॉर्मल एक बनाने की कोशिश करते हैं, और हम पहले कोशिश करते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना बना ले, और अगर हमें लगता है कि नहीं वो काम नहीं कर रही है तो हम उसका विकल्प चुनते हैं यानी ऑल्टरनेटिव को चुनते हैं। कहते हैं ना प्लान ए प्लान बी। लाइफ में कुछ करना है ना तो कुछ हटके कर लो। बहुत सारे बच्चों को सब लोग कह रहे होंगे कि भाई ये करना बड़ा मुश्किल का काम है, करना मत। अब तो सीयू चैन नाम से भाई यूनिवर्सिटी के लिए फैकल्टी के लिए भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल खुल गया, यूजीसी की तरफ से तो ऑलरेडी खुला हुआ है। यानी आने वाले टाइम में नौकरियों की कोई कमी नहीं होने वाली है, ना नौकरी की कमी होने वाली है, ना रिसर्च फील्ड में कोई कमी होने वाली है, क्योंकि इंडिया रिसर्च में आगे जा रहा है। तो सोच लो, अभी अगर कुछ कर लोगे तो लाइफ में आगे जाके सोचना नहीं पड़ेगा कि करना क्या है। अभी यहां पर अगर मैं गिनती की बात करूं तो 10 से 12 लोगों ने ही अपने हैंड्स अप किए। बाद में जब एग्जाम में आएगा नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में, इन दोनों का डिफरेंस तो क्या होगा? सुधीर बिल्कुल सही, लाइफ में सभी कामयाब बनना चाहते हैं, सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन वही 24 घंटे कुछ लोग सही तरीके से यूज करते हैं और कुछ लोग बेकार कर देते हैं। यहां पर ये जो मैं 1 घंटे की क्लास लेती हूँ ना, आज तो पता नहीं को लंबी ना हो जाए, ये 1 घंटे की जो क्लास लेती हूँ ना, इस 1 घंटे की क्लास को बनाने के लिए मेरे 2 घंटे जाते हैं, क्योंकि मुझे सिलेक्ट करना होता है कि मुझे क्या चीज आपको दिखानी है, क्या चीज आपको पढ़ानी है जो आपके लिए यूजफुल हो। 1 घंटे के लिए मेरे 2 घंटे जाते हैं, मालूम है आपको? उसके अलावा जो 1 घंटे आपको पढ़ाती हूँ वो 3 घंटे समझ लो। मेहनत हो रही है ना, तो जब मैं मेहनत कर सकती हूं तो आप लोग क्यों नहीं? नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एरर होती है, टाइप 1 अल्फा कहते हैं, टाइप 2 कहते हैं बीटा को। ठीक है, यही चीज है। जीरो अगर आप मानो नल हाइपोथेसिस मान लो अल्फा को, ये मान लो ऑल्टरनेटिव को। ठीक है, अल्फा क्या होती है? मान लीजिए हमने एक रिसर्च किया, एक हमने जो है टेस्टिंग करी, वो सही है, लेकिन उसको हमने उसको क्या कर दिया? गलत बता दिया। बीटा क्या हो गया? हमने एक टेस्टिंग करी जो गलत है, हमें पता है कि हमने गलती कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको कहा नहीं भाई गलती नहीं है, सही है, तो हमने उसको एक्सेप्ट कर ली। आ रही है ना बात समझ में? इसीलिए आप लोगों से भी मैं कहती हूं कि अगर मैं मेहनत कर रही हूं ना, मैं आप लोगों को, वो कहते हैं ना एक घोड़ा होता है ना, घोड़ा, हॉर्स, सब लोग जानते होंगे उसको, आप लोग मेरे लिए घोड़े के समान हो। सुन लो, घोड़े के समान इसलिए मैं बोल रही हूं, पॉइंट को समझना। मैं आप लोगों को कंटेंट दे सकती हूं, मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूं, मैं आप लोगों को पीडीएफ स्टडी मटेरियल फ्री क्लासेस सब प्रोवाइड कर सकती हूं, लेकिन घोड़ा कब पानी पीता है? जब उसका खुद का मन हो, जब उसका खुद का मन हो, जब वो सेल्फ से सोचेगा कि मुझे पानी पीना है तो ही वो पानी पिएगा। वरना मैं उस घोड़े को खींच करके अगर तालाब में भी ले आऊं, मैं उसको समुद्र में भी ले आऊं, उसको नदी पे भी ले आऊं, वो नहीं पिएगा। कहने का क्या मतलब है कि मैं इतना इंफॉर्मेशन आपको जो दे रही हूं, ये फायदेमंद तभी होगा जब आप लोग
जब आप लोग उसको पढ़ोगे, जब उसको समझोगे, उस पीडीएफ को 2 से 3 बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी पढ़ो, टेलीग्राम है उसमें डिस्कस करो। समझ में आ रहा है? घोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है, पता है प्रकृति का अगर हम बात करें, भगवान ने सबसे अच्छी चीज बनाई थी, वो थी आपकी घोड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाया, लेकिन उसको भी इंसानों ने बेकार कर दिया। अपने मन का करता है वो। कहते हैं अगर आपको पानी पीना हो ना, तो जहां पे घोड़ा पानी पीता है ना वहां पर पियो, क्योंकि घोड़ा कभी बासी पानी नहीं पीता है। इसलिए मैंने आपकी तुलना उससे करी है, गधों से नहीं करी है। गधे कौन होते हैं? जो काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा है, बैठ गए, फिर कोई वो नहीं है। घोड़े बनो जिंदगी के, आगे बढ़ो, उनसे सीखो कि क्या करना है, लेकिन अपना कंट्रोल जिंदगी का किसी के भी हाथ में मत दो। चलो हम आ गए स्टेप 4 में। हमने हाइपोथेसिस भी कर ली, लिटरेचर रिव्यू भी कर लिया, उद्देश्यों का निरूपण भी हो गया, हमारी प्रॉब्लम भी पता चल गई। अब हमें क्या करना है? ढांचा बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। हमने सीमेंट, मोरंग, गिट्टी सब मंगवा ली। अब क्या करना है? हमें भैया ढांचा बनाना है, हम मैपिंग करेंगे तभी तो हम घर बनाएंगे। तो अनुसंधान डिजाइन वही मैपिंग है। अनुसंधान डिजाइन एक वैचारिक संरचना है जिसके अंतर्गत अनुसंधान किया जाएगा। कैसी संरचना है? वैचारिक, कंसेप्चुअल। अनुसंधान डिजाइन का कार्य प्रयास, समय, धन के न्यूनतम व्यय के साथ प्रासंगिक जानकारी का संग्रह प्रदान करना है। किसी विशेष शोध समस्या के लिए उपयुक्त अनुसंधान डिजाइन की तैयारी पे क्या क्या चीजें होती हैं, या इसका जो स्टेप है वो कौन सा है? सबसे पहले शोध अध्ययन का उद्देश्य देखना कि यानी हमें किस चीज पे काम करना है, उसके लिए जो डेटा है उसको कैसे कलेक्ट करना है, जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है, नमूना डिजाइन है वो कैसे लेना है, डेटा संग्रह के लिए उपकरण, डेटा विश्लेषण यानी गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, आई समझ में? थोड़ा सा याद रखिएगा, ये स्टेप पूछे जाते हैं। प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन एक कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर है या नहीं? यस। अभी लास्ट में जो मैं आपको 10 एमसीक्यू पूछूंगी ना, अगर किसी ने बोला ना कि नहीं आते, फिर देखना तुम लोग। The function of the research design is to provide for collection of relevant information with minimal expenditure, effort, time and money। यानी अगर आपने पहले ही किसी चीज का स्ट्रक्चर बना लिया है कि तो आपको क्या करना है, आगे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सुलेखा, कौन कहता है, एक चीज बताएं, जो आपसे कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि वो जानता है कि आप ये काम कर सकते हो। अगर आप अपने आप फोकस्ड हो, अगर आपको लगता है मैं ये कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली कर सकते हो। आपको जिंदगी में रोकने वाले ढेरों लोग होंगे, टांग पकड़ के खींचने वाले बहुत लोग होंगे। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी भी काम को किसी को मत बताइए जब तक कि वो हो ना जाए। जब तक कि सक्सेसफुल हो ना जाओ, किसी को मत बताओ कि मैं क्या कर रहा हूं। यूट्यूब देख रहे हो, काम, अब यूट्यूब देख रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, कोई तुमसे पूछे तो ये मत कहो कि हम क्लासेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने बता दिया, सामने वाले को पता चल गया, समझो आपकी एनर्जी आधी तो वो ले ही गया। आ रही है ना बात समझ में? चलो आगे देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च स्टडी, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन बनाने के लिए याद रखिए, अभी की जो ये क्लास हो रही है, कल से मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट करूंगी, इसलिए यहाँ पर जो ये रिसर्च के स्टेप है मैं कंप्लीट कराऊंगी। इसके बाद रिसर्च थीसिस रह जाएगी, है ना, थोड़ा सा ही टॉपिक रह जाएगा, तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड लास्ट में मैं फुल कंप्लीट कराऊंगी। तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 80% कंप्लीट हो जाएगा रिसर्च आज आपका। शोध अध्ययन के उद्देश्य, शोध प्रश्न के उत्तर देने के लिए पहचाने गए उद्देश्यों को सूचीबद्ध करना, क्रमांकित और कथन। डेटा संग्रह के तरीके, दो तरीके से कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। पहली बार एकत्र किया जाए उसे कहते हैं प्राइमरी। द्वितीयक डेटा यानी कि जो पहले से कलेक्ट किया गया है और उसको दोबारा से विश्लेषण करना। यहां पर याद रखिए मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन और आपका किस तरीके के रिसर्च के क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। प्राथमिक डेटा संग्रह के तरीके,
जल्दी से मुझे बताएं प्राइमरी डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं अब हम लोग। आज समझ लो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड 80% कंप्लीट हो जाएगा। सुनना पड़ता है ना, सुनने की जरूरत ही नहीं है। अवलोकन विधि, सर्वेक्षण विधि और संपर्क के तरीके। अवलोकन विधि आमतौर पर व्यवहार विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। प्रतिवादी से पूछे बिना प्रासंगिक लोगों, कार्यों, स्थितियों के स्वयं के प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा प्राथमिक डेटा का संग्रह। यानी हमने अगर आपसे कह दिया कि जाओ भाई कलेक्शन करके लाओ, पता करके आओ कितने लोग जो है अभी वोट डालने जाएंगे वोट डालने, तो आप गए जाकर के पता करके आए, डायरेक्टली गए ना आप, वो हो गया प्राइमरी सोर्स जहां पर आपने खुद से अप्रोच किया। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किस में आ जाता है? अवलोकन में आता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से आपका हमेशा क्वेश्चन आता है कि किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। सर्वेक्षण विधि यानी सर्वे करना, वर्णनात्मक जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वे विधि। किस तरीके से हम डेटा एकत्र कर सकते हैं? मेल के थ्रू। मान लीजिए हमने ईमेल के थ्रू आपसे फीडबैक लिया, हमने टेलीफोन किया लोगों को। आप लोगों ने जनरली देखा होगा इलेक्शन टाइम पे बहुत सारे फोन कॉल्स आने शुरू होते हैं, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहा हूं, आप हमें वोट देंगे कि नहीं देंगे? समझ आ रही है कि नहीं? हम इस पार्टी से बोल रहे हैं, आप हमें चुनेंगे कि नहीं, आप इस उस पे लगाइए। तो टेलीफोन का भी सहारा लिया जाता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार, है ना। प्रयोग के तरीके, अनुभवजन्य अनुसंधान या कारण और प्रभाव विधि भी कहा जाता है। डेटा आधारित शोध है जो निष्कर्ष के साथ आता है, जो अवलोकन या प्रयोग से सत्यापित होने में सक्षम होता है। प्रायोगिक अनुसंधान तब उपयुक्त होता है जब प्रमाण मांगा जाता है, कुछ चर किसी अन्य चर को प्रभावित करते हैं। जैसे उच्च प्रोटीन बेड बनाने के लिए घटक को पूरे या आंशिक रूप से दूसरे के लिए सोया आटा को आटा में बदलने का प्रभाव। खाना पकाने के समय और मांस की बनावट आश्रित चर को कैसे प्रभावित करते हैं, वहां पर आती है प्रायोगिक अनुसंधान। और सर्वे किस पे डिपेंड करता है? अनुभवजन्य यानी इंपेरिकल रिसर्च पे। ऑब्जर्वेशन मेथड प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आएगा, सर्वे मेथड आएगा, कॉन्टैक्ट मेथड आएंगे। जल्दी से पढ़ो। एक्सपेरिमेंट मेथड जिसे हम कहते हैं एम्पेरिकल रिसर्च, और कॉज एंड इफेक्ट मेथड। It is database research coming with conclusion that are capable of being verified with observation or experiment. ठीक है, याद रखना कभी भी जब तक सक्सेसफुल ना हो जाओ किसी को मत बताओ, नहीं तो बंदा क्या कहता है, अरे यार वो गए थे बड़े आए तैयारी करने वाले। भले हो सकता है एक बार आपका चांस मिस हुआ हो, 2 बार मिस हुआ, वो क्या कहें, अरे आए थे बड़े तैयारी करने, वहां पर गए थे, यूट्यूब चैनल देखा करते थे और देखो सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आपने जब बताया ही नहीं उनको, तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि जो चीज छुपा के रखी जाती है, जब अच्छा काम करो छुपा के रखो, जब सक्सेसफुल हो गए, अरे यार ये लड़का तो पढ़ता ही नहीं था, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, फिर देखो उनके चेहरे। आ रही है सुधीर बात समझ में? तो कभी भी किसी को भी जब तक अपनी चीजें पूरी ना हो जाए किसी को भी नहीं बताएंगे। सिर्फ आपके माता पिता ही आपके जो मेन कह सकते हैं ना कि आपके पिलर हैं, उसके अलावा कोई नहीं। माता पिता भाई बहन, उसके अलावा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, दोस्त को भी नहीं, ठीक है। नमूना डिजाइन का निर्धारण। अब नमूना डिजाइन भी आ गया भाई, देख लो आज क्या क्या नहीं पढ़ोगे। नमूना जनसंख्या का एक खंड है जिसे समग्र रूप से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। आदर्श रूप से नमूना प्रतिनिधि होना चाहिए। शोधकर्ता को बड़ी आबादी के विचार व्यवहार का सटीक अनुमान लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कितने प्रकार के होते हैं नमूने? सैंपल कितने प्रकार के होते हैं भाई? रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है? सैंपल कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो कॉन्सेप्ट। दो प्रकार के, वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं? संभाव्यता और एक होती है गैर संभाव्यता। संभाव्यता जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक तत्व को नमूने के चुने जाने की एक निश्चित संभावना होती है।
गैर संभाव्यता नमूनाकरण तकनीक जो मौका चयन प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं करती बल्कि शोधकर्ता के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करती है। संभाव्यता यानी जहां पर पॉसिबिलिटी हो 50-50 की, यहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि 50-50 आप निश्चित होते हो किसी चीज के लिए, वो होती है गैर संभाव्यता। कोई बता सकता है कि यहां पर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, कितने प्रकार की होती हैं प्रोबेबिलिटी? आज तो मौसम भी बड़ा खराब हो रखा है यहाँ का, कुछ याद नहीं रहेगा? क्यों नहीं याद रहेगा? याद रखिए, जब आप कोई चीज सुनते हैं 25% आपके दिमाग में सेव हो जाता है। कोई चीज आप सुनेंगे 25%, अगर आप कोई चीज पढ़ेंगे, यानी मान लीजिए आपने पीडीएफ उठा के पढ़ ली, तो समझो 50% आपको याद रह जाएगा। फिर अगर मान लीजिए 25% आपने नोट्स बना लिए, मान लीजिए उसमें से ही आपने कहा मैं इसको नोट्स की तरीके करूंगा, तो समझो 75, ये साइकोलॉजी है, ये सच बात है, मैं बता रही हूं आप लोगों को। तो 75% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75 देखने से। फिर उसके बाद क्या हुआ? पढ़ने से। दोबारा भाई एक तरफ देख रहे हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, उसके अलावा उसको रिपीट करके जब आपने नोट्स वगैरह भी देख लिए, तो टोटल आपका 100% हो जाएगा। याद रखिए, इसके लिए आपको यही चारों चीजें फॉलो करनी है, यानी जो चीज पढ़ाएं उसको बाद में आपने उठा के पढ़ना है। सरल यादृच्छिक नमूना प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। नमूनाकरण तकनीक जिसमें प्रत्येक तत्व के चयन की ज्ञात और समान संभावना होती है। प्रत्येक तत्व को दूसरे तत्व से स्वतंत्र रूप से चुना जाता है, जैसे कि लॉटरी। जैसे कि लॉटरी। भैया मौसम बड़ा खराब हो गया यहाँ पे तो। सिंपल रैंडम सैंपल क्या करें? जल्दी से देख लो। कंटिन्यू करें कि कल कंटिन्यू करें? यहाँ तो बड़ी बारिश होने लगी है, मैं सोच रही हूँ कल कंटिन्यू करते हैं, कल ही एमसीक्यूज भी करा देंगे आपको। तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बादल बहुत गरज रहे हैं, और मेरे ख्याल से जब इस तरीके का बिजली बिजली कड़क रही हो ना, तो सिस्टम को ज्यादा चलाना नहीं चाहिए। जल्दी से देखो भाई, कल करा दें? हैंड्स अप करो जल्दी से। कल करा दें? चलो ठीक है, कल तैयार रहना, कल एमसीक्यूज में कराऊंगी। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर भी खुशबू। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाकी ये पीडीएफ मैं कल आप लोगों को दूंगी। धुंधला इसीलिए दिख रहा है बेटा क्योंकि नेट का इशू हो सकता है। दिन में करा दें? चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कल दिन में अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं करवा दूंगी। कानपुर में ही तो पानी गिर रहा है बेटा, मैं भी मनीषा कानपुर से ही हूँ। दिन में कराने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो चलो भाई, आप लोग देख लेना बाकी वीडियो, और वीडियो को लाइक करते हुए जाना। कल कुछ एमसीक्यूज भी मैंने रखे थे, बट चलो कोई बात नहीं, कल कराएंगे उसको कंटिन्यू। तो जाने से पहले ये देखो, इतना सारा कंटेंट सारा बना के रखा था मैंने, क्या करें, आज नेट वालों ने ना बेड़ा गर्क कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं भाई, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। कल के जो क्वेश्चंस हैं देख लो थोड़ा बहुत, कल कराएंगे ये। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा। हरीश, बारिश होने लगी है, हाँ भाई, ठीक है, चलो कल मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।